क्लास 10th के स्टूडेंट्स का स्वागत है इस वीडियो में। आज हम पार्ट 2 लेकर के आ चुके हैं सामाजिक विज्ञान का। पिछले वीडियोस में हमने आपके कई सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए थे, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि आपका ये चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके थे, संसाधन एवं विकास। त्रैमासिक परीक्षा में यही चैप्टर पूछे जाने हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, है ना। वन एवं वन्य जीव संसाधन, जल संसाधन। तो हम स्टार्ट करेंगे जल संसाधन। ये दोनों चैप्टर जो थे इनके सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन विथ आंसर हम आपको प्रोवाइड करा चुके हैं, पिछला वीडियो जाकर के देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं जल संसाधन। इसके साथ ही आज हम इतिहास पूरा कंप्लीट करेंगे और जल संसाधन वाला चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट करेंगे। देखिए ये रहे आपके सभी के चैप्टर क्वेश्चन आंसर। तो पिछला वीडियो जाकर के देख लीजिए, आपको इन सभी के आंसर मिल जाएंगे। यहाँ पे थर्ड चैप्टर आज हम देखेंगे, यहाँ पे जल संसाधन, है ना। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। किस मौर्य शासक ने प्रमुख रूप से जल संसाधनों के लिए निर्माण करवाया था? यहाँ पे आंसर रहेगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य के समय बृहद स्तर पर बांध, झील और सिंचाई तंत्रों का निर्माण करवाया गया था। तो यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य जो शासक थे, मौर्य काल में इन्होंने प्रमुख रूप से जल संसाधन के लिए, जो जल के संसाधन होते हैं जल प्राप्त करने के लिए, उनका निर्माण किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य काल में यहाँ पे झील, बांध आदि बनवाए थे। तो यहाँ पे आंसर रहेगा चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा यहाँ पे क्या क्या बनवाया गया वो भी है। अगला है आपका दिल्ली का हौज खास कब और किसने बनवाया था? हौज खास जो है दिल्ली में, वो कब और किसने बनवाया था? तो 14वीं शताब्दी की बात है। इल्तुतमिश ने दिल्ली में श्री फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास एक विशिष्ट तालाब बनवाया था, जिसे हौज खास के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर इसका आंसर आपका रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका 11वीं शताब्दी में। ये सभी आपके जल संसाधन से ही क्वेश्चन है ना। जल संसाधन जो है यहाँ पे प्राचीन का जल संसाधन के बारे में अभी आपको समझाया गया है इस चैप्टर में, और कई सारे क्वेश्चन आपके अभी रह गए हैं इस चैप्टर के, और उस बाकी सब हम क्वेश्चन कंप्लीट करते ही जा रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे 11वीं शताब्दी में सबसे बड़ी कृत्रिम झील कहाँ बनाई गई थी? तो अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से भोपाल की झील एक है ना। भोपाल जहाँ से आपके जो हैं एडमिट कार्ड आने हैं बोर्ड परीक्षा के, यहाँ पर देखेंगे भोपाल की झील, है ना, 11वीं शताब्दी में बनाई गई। तो इस प्रकार से रहेगा आपका। यहाँ पर शायद ये अलग क्वेश्चन है और ये हो नहीं पाया, है ना। तो इसे यहीं समझ लेते हैं। किस राज्य में हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचों का बनवाना अनिवार्य कर दिया गया है? तो तमिलनाडु ऐसा राज्य है। ये छोटा क्वेश्चन था, शायद इसी में शॉर्ट में ऐड हो गया, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे आप समझ लेंगे इसे, है ना। आगे देख लेते हैं। अलवणीय जल हमें कहाँ से प्राप्त होता है? देखेंगे अलवणीय जल हमें सतही अपवाह और भौम जल स्रोत से प्राप्त होता है। जो भौम जल स्रोत होते हैं यानी कि धरती से हम सीधा लवणीय जल प्राप्त करते हैं, है ना। तो इस प्रकार इसका आंसर रहेगा। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपका जल संरक्षण के लिए कृषि क्षेत्र में किस क्रांति की आवश्यकता है? जल संरक्षण के लिए कृषि क्षेत्र में, है ना, कृषि क्षेत्र में कितना जल बह रहा है, तो उसके संरक्षण के लिए किस प्रकार से आपको काम करना चाहिए, क्या उसमें क्रांति की आवश्यकता है, वो समझेंगे। शुष्क कृषि तकनीकों तथा सूखा प्रतिरोधी फसलों के विकास द्वारा अब कृषि क्रांति में कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने की आवश्यकता है। किनका? शुष्क कृषि तकनीकों को अपनाया जाए, प्रतिरोधी सूखी प्रतिरोधी फसलों के विकास का काम शुरू किया जाना चाहिए, जिससे हम जल संरक्षण कर सकते हैं। किस क्षेत्र में? कृषि के क्षेत्र में, है ना। अगला है आपका भाखड़ा नागल परियोजना का महत्व लिखिए। तो बहुत ही बड़ा बांध है ये, विश्व का सबसे बड़ा बांध है आपका भाखड़ा नागल बांध। यहाँ पे देख सकते हैं, यह वैज्ञानिक तरीकों से बड़े पैमाने पर जल प्रबंध का एक अच्छा उदाहरण है। यह विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है ना। विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध ये हमारे भारत में है, भाखड़ा नागल परियोजना। तो इस बांध के पीछे बनी झील में 7,80,000 हेक्टेयर मीटर पानी एकत्र किया जा सकता है। इस बांध से 1100 किलोमीटर लंबी नहरें निकाली गई हैं, है ना। तो इन नहरों को की 3400 किलोमीटर लंबी जल वितरिकाएँ हैं। इनसे 14 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। तो आप समझ सकते हैं कितना विशाल ये जल संग्रहण करने वाला एक डैम बना हुआ है हमारे हिंदुस्तान में। तो यहाँ पे ये रहेगा आपका भाखड़ा नागल परियोजना का टिप्पणी टाइप, इसे समझ सकते हैं आप। और आगे हम देखेंगे चंबल परियोजना, है ना। ये चंबल परियोजना के बारे में हम देखेंगे, पूरा आपका क्वेश्चन दिया गया है, तो इसे अच्छी तरीके से समझेंगे। तो देख सकते हैं चंबल परियोजना मध्य प्रदेश तथा राजस्थान राज्यों की संयुक्त परियोजना है। इसके द्वारा दोनों राज्यों की सिंचाई की जाती है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य चंबल नदी की द्रोणी में मृदा का संरक्षण करना है ना। इस योजना के अंतर्गत चंबल नदी पर 3 बांध बनाए गए हैं। चंबल नदी पर 3 बांध बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश में गांधी सागर, राजस्थान में कोटा बैराज बांध, बहुत ही बड़े बांध हैं। गांधी सागर हो गया, कोटा बैराज, राणा प्रताप सागर बांध हो गए।
इस परियोजना की सिंचाई क्षमता 5 लाख हेक्टेयर है ना। 5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में ये सिंचाई की क्षमता रखता है और करता भी है, इससे ज़्यादा भी कर सकता है, लेकिन इतनी तो इसकी एवरेज है, यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए अच्छी तरीके से। दोनों बांधों के बारे में आप पूरी परियोजना का, इनका महत्व और इनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी जरूर से याद रखें, तो आपके लिए बेटर होगा। यहाँ पे देख सकते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन पर टिप्पणी लिखिए। इसका आंसर देख लेते हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन एक गैर सरकारी संगठन NGO है जो जनजातीय लोगों, किसानों, पर्यावरणविदों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को गुजरात में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के विरोध में लामबंद करता है। तो यहाँ पे एक NGO द्वारा चलाया गया आंदोलन है। मुख्य रूप से शुरू में यह आंदोलन जो है जंगलों के बांध के पानी में डूबने जैसे पर्यावरणीय मुद्दों पर केंद्रित था। हाल ही में इस आंदोलन का लक्ष्य बांध से विस्थापित निर्धन लोगों को सरकार से संपूर्ण पुनर्वास सुविधाएं दिलाना हो गया है। तो अब सरकार ने भी इसमें अपना स्वामित्व किया है, सरकार भी अपना सहायता प्रदान कर रही है कि गरीब लोगों को यहाँ पे इस बांध की पानी से सुविधाएं मिल सकें, संपूर्ण पुनर्वास की सुविधाएं यहाँ पे सरकार इसे दे। यहाँ पे अगला देखेंगे, नर्मदा बचाओ आंदोलन में ही है, यहाँ के लोगों ने सोचा कि उनकी यातनाएं व्यर्थ नहीं जाएंगी, विस्थापन का शोक या विश्वास करके स्वीकार किया कि सिंचाई के प्रसार से वे मालामाल हो जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं, ये रहे आपके नर्मदा आंदोलन के पूरा ये टिप्पणी, एक उस पर समझ सकते हैं आप। यहाँ से हमारा इतिहास स्टार्ट होता है। तो इतिहास में आपके ये सभी चैप्टर्स पूछे जाने हैं त्रैमासिक परीक्षा में, तो देखेंगे इन्हीं सभी क्वेश्चंस के आंसर। ये सभी चैप्टर हैं, इन सभी के आंसर आपको इसमें मिलेंगे, है ना। इन्हीं से रिलेटेड होंगे। आपकी बार मैंने अलग अलग सीन लिखे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। अध्याय नंबर 1 है आपका इतिहास का, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इसका क्वेश्चन है पहला, जर्मनी की एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जर्मनी की एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन। आरंभ, विलियम प्रथम के प्रशा के सिंहासन पर आसीन होना, बिस्मार्क द्वारा जर्मन एकीकरण की भूमिका तैयार करना। तो ये सभी इस पॉइंट लिखे हुए हैं, इनको आप हेडिंग में भी बदल सकते हैं। यदि आप इसके अंदर का और अच्छे से पढ़ें तो आप इसको हेडिंग में भी क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे देखेंगे, आप अपनी पुस्तक को अच्छे से पढ़िए तो आप पे आसानी से पाठ अच्छी तरीके से बनेंगे, क्वेश्चन आंसर अच्छी तरीके से बनेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है 23 क्वेश्चन है आपका नंबर का, इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन करें। इसके मार्ग में आने वाली मुख्य बाधाएं क्या थीं। तो इटली का एकीकरण, वो जर्मनी का एकीकरण था, यहाँ पे इटली का एकीकरण है। तो 1832 में काबूर सार्डिनिया का प्रधानमंत्री बना। काबूर जो था 1832 में सार्डिनिया का प्रधानमंत्री बना। यहाँ पे फ्रांस से संधि, ऑस्ट्रिया पराजित व 1859 में लोवाडो को राज्य में मिला लिया गया। तो ये एकीकरण की प्रक्रिया थी आपकी। यहाँ पे देख सकते हैं द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ चरण तक आप पूरा यहाँ पे देख सकते हैं किन देशों से किस प्रकार इसका एकीकरण किया गया। यहाँ पे एकीकरण में जो बाधाएं उत्पन्न हुई उन्हें देख सकते हैं। राजनीतिक विखंडन का लंबा इतिहास है इसमें, विदेशी शक्तियों का आधिपत्य, पोप का शासन, वियना कांग्रेस, अनुदारवादी शासक। तो इस प्रकार से एकीकरण में जो बाधाएं आई यहाँ पे इटली के, है ना। तो यहाँ पे इस प्रकार से इसका आंसर रहेगा। अब अगला क्वेश्चन आपको देख सकते हैं यहाँ पे, ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का निर्माण एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम किस प्रकार था। यह किसी उथल पुथल या क्रांति का नहीं, एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का नतीजा है। पहले निर्जातीय पहचान, राष्ट्र की अहमियत व सत्ता में वृद्धि। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको लैंग्वेज थोड़ी कठिन लगेगी, लेकिन ये हिस्ट्री है, तो यहाँ पे संभल के शब्द पढ़िए और उन्हें ध्यान से याद रखिएगा। सन 1688 में राजतंत्र से संसद द्वारा ताकत छीने जाना। ये सभी किसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं हम, जो आपकी ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का निर्माण एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम था, तो वो किस प्रकार था। तो यहाँ पे उसी के अकॉर्डिंग पॉइंट लिखे हुए हैं, देख सकते हैं। राष्ट्र के प्रतीक झंडा व राष्ट्रगान को बढ़ावा दिया गया। ये सभी पॉइंट याद रखिएगा इसके। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति का न केवल फ्रांस पर अपितु पूरे विश्व पर गहरा प्रभाव पड़ा, समीक्षा कीजिए। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके पूछे जाना है। फ्रांसीसी क्रांति आपको पता होना चाहिए। तो फ्रांस का जो प्रभाव पड़ा, फ्रांस पर जो प्रभाव पड़ा इस क्रांति का, वो देख सकते हैं। लोकतांत्रिक शासन की स्थापना, लोक कल्याणकारी कार्य, समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व से भरे नए समाज की नींव रखी गई, नवीन कानून संहिता लागू की गई, नेशनल असेंबली का गठन हुआ, आर्थिक एकीकरण। तो इस प्रकार से 10 आपको यहाँ पे बताए गए हैं कि क्या क्या प्रभाव फ्रांस पर पड़े या वहाँ पे कुछ नया चेंजेस हुए। यहाँ पे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सूती वस्त्र उद्योगों के
औद्योगिकरण का ब्रिटेन में क्या प्रभाव पड़ा? तो यहाँ पे देख सकते हैं, आयात शुल्क के कारण ब्रिटेन में भारतीय कपास की आयात में तेजी से कमी आई। भारतीय वस्त्रों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा, क्योंकि भारत का जो व्यापार सिस्टम था बहुत तेज हो चुका था उस वक्त, और बाद में निर्माण किए गए सूती उत्पादों के निर्माण में निर्यात में कमी आने के पश्चात ब्रिटिश निर्माताओं ने बहुत ही सस्ती कीमत पर भारत के कपास का आयात आरंभ कर दिया, है ना। निर्यात जब कम हुआ भारत से, तो यहाँ पे सस्ती कीमत पर भारत से यहाँ पे फ्रांस ने, ब्रिटिश निर्माताओं ने बहुत ही सस्ती कीमतों से जो है अपने पास आयात करना यहाँ पे आरंभ कर दिया, आयात करना। कॉर्न ला क्या था, है ना। तो ये आप ये मत सोचिएगा, देखिए मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि हमने यहाँ से ये आपका चैप्टर स्टार्ट किया, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। आज हम इसके बाद, है ना, यही चैप्टर का नाम लिखा हुआ है, इसमें सभी के क्वेश्चन ऐड हैं इन सभी चैप्टर्स के, है ना। तो यही मत सोचिएगा कि इसी चैप्टर के बता रहा हूँ, ये सभी चैप्टर्स के इसमें ऐड रहेंगे, तो आपको ध्यान से पढ़ना है। कॉर्न लॉ क्या था? कॉर्न का जो नियम था, कॉर्न लॉ, उसे क्यों समाप्त किया गया, इसकी समाप्ति के क्या परिणाम हुए? तो यहाँ पर देख सकते हैं, मक्का की आयात पर पाबंदी का कॉर्न लॉ था ये नियम। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यह स्वामियों के दबाव में किया गया, इसको समाप्त किया गया था भूस्वामियों के दबाव में। लोग इस कानून से नाराज थे क्योंकि खाद्य पदार्थों की कीमतें बहुत ऊंची थीं। जो कॉर्न लॉ बना हुआ था, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो खाद्य पदार्थ थे, खाने वाली चीज़ों की कीमतें बहुत ही ज़्यादा ऊपर थी, महंगाई थी। कॉर्न लॉ की समाप्ति के बाद ब्रिटेन में आयातित खाद्य पदार्थों की लागत यहाँ पैदा होने वाले खाद्य पदार्थों से भी कम थी, जिसके कारण ब्रिटिश किसान आयातित माल की कीमत का मुकाबला नहीं कर सकते थे। अमेरिका महाद्वीप की खोज किसने की थी? यहाँ पे आंसर रहेगा क्रिस्टोफर कोलंबस। कोलंबस आप याद रखेंगे, अमेरिका महाद्वीप की खोज का श्रेय कोलंबस को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, उस यूरोपीय देश का नाम लिखिए जिसने अमेरिका पर विजय प्राप्त की। पहले प्राचीन समय की बात हो रही है, ज़्यादा भी प्राचीन नहीं है, कुछ समय पहले की बात हो रही है। यहाँ पे उस यूरोपीय देश का नाम आपको बताना है जिसने अमेरिका पर विजय प्राप्त की। तो स्पेन यहाँ पे आंसर रहेगा आपका। अगला क्वेश्चन है आपका, भूमंडलीकृत विश्व बनने में के बाद मदद देने वाले कोई दो कारक बताइए। व्यापार है एक, भूमंडलीकृत विश्व का निर्माण हुआ, जब भूमंडलीकृत विश्व जब बना, तो उसके बाद जो मदद देने वाले कारक हैं, व्यापार हो गया, काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते लोग, है ना, लोगों का यहाँ पे जाना, विनिमय, और पूंजी एक महत्व मदद हो सकती है। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पर प्रथम विश्व युद्ध के क्या प्रभाव पड़े? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट, है ना। तो ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पर जो प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव पड़े, युद्ध के बाद भारतीय बाजार में अपनी वर्चस्व वाली स्थिति को प्राप्त करना ब्रिटेन के लिए कठिन हो गया था, है ना, क्योंकि विश्व युद्ध से बहुत सारे नुकसान भी होते हैं, फ़ायदे भी होते हैं, यहाँ पे प्रभाव पड़ता है, अर्थव्यवस्था हिल जाती है पूरी जब युद्ध होते हैं। तो ब्रिटेन को विश्व स्तर पर अब जापान से भी मुकाबला करना था। अमेरिका से लिए गए कर्जे की वजह से ब्रिटेन युद्ध के बाद भारी विदेशी कर्जे में डूब गया, है ना। अमेरिका से इसने कर्जा ले रखा था, और युद्ध के बाद ब्रिटेन विदेशों से लिए गए कर्जों में डूब गया। युद्ध के कारण आया आर्थिक उछाल जब शांत होने लगा, तो उत्पादन गिरने लगा और बेरोजगारी बढ़ने लगी, लोगों के लिए रोजगार खत्म होने लगे। तो ये सभी प्रभाव जो हैं ब्रिटेन पर पड़े प्रथम युद्ध के पश्चात। यहाँ पर देख सकते हैं, इसी समय सरकार ने भारी भरकम शांतिकालीन करों के सहारे उनकी भरपाई करने की कोशिश की, है ना। तो सरकारें क्या करने लगी, जो ब्रिटिश सरकार थी उस समय, यहाँ पे क्या करने लगी, प्रथम विश्व युद्ध के बाद उनका सरकार जो है शासन चला नहीं पा रहे थे, उन पर कर्जे में डूब गए थे, बहुत ज़्यादा कर्जा बढ़ गया था। तो उन्होंने क्या किया कि जो है वो कर यानी कि टैक्स, शांतिकालीन टैक्स के सहारे उनकी भरपाई करने की कोशिश करने लगे। इन प्रयासों से रोजगार भारी मात्रा में समाप्त हो गए, यानी कि बेरोजगारी की दर इतनी बढ़ गई थी प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन में कि क्या ही कहा जाए, वहाँ पे बहुत ही अशांति फैल गई थी। यहाँ पे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, आर्थिक महामंदी के कारण बताइए। आर्थिक महामंदी के कारण समझेंगे। महामंदी की शुरुआत सन 1929 से हुई और यह संकट 30 के दशक के मध्य तक बना रहा। इस दौरान दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में उत्पादन, रोजगार, आय और व्यापार में बहुत बड़ी गिरावट दर्ज की गई। तो यहाँ पे देखेंगे, युद्धोत्तर विश्व अर्थव्यवस्था बहुत कमज़ोर हो गई। जब युद्ध होते हैं ना, तो अर्थव्यवस्था इतनी कमज़ोर होती है ना
कि आप क्या ही जाने। यहाँ पे देख सकते हैं कीमतें गिरी तो किसानों की आय घटने लगी और आमदनी बढ़ाने के लिए किसान अधिक मात्रा में उत्पादन करने लगे। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे देश जो थे उन देशों ने अपनी निवेश संबंधी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अमेरिका से कर लेने लगे। अमेरिकी उद्योगपतियों ने मंदी की आशंका को देखते हुए यूरोपीय देशों को कर्ज देना बंद कर दिया। उन्हें पता लग गया, अमेरिकी जो उद्योगपति थे, बिजनेसमैन थे, उनके पास कई सारा जो है जो धन होता था, लेकिन वो उन्होंने इसलिए यूरोपीय देशों को, जो कि ब्रिटेन जैसे ही यूरोपीय देश हो गए है ना, यूरोप में राष्ट्रवाद का की बात करें, जब वहाँ पे मंदी पड़ी है ना, तो मंदी के समय उन्हें पता चला उद्योगपतियों को, यहाँ पे अमेरिकी उद्योगपति जो कि लोगों को जो कर्ज देते थे, उन्हें पता लगा, मंदी की आशंका हुई, उन्हें लगा कि अगर ये नहीं चुका पाए तो है ना यूरोपीय देशों को उन्होंने कर्ज देना ही बंद कर दिया है ना। तो ये सही कई सारे यहाँ पे कारण बताए गए हैं। हजारों बैंक जो हैं दिवालिया हो गए है ना। तो इस प्रकार देख सकते हैं, क्योंकि बैंकों से इतना कर्ज लिया गया कि उनके पास खुद देने के लिए कुछ नहीं बचा। देख सकते हैं वैश्वीकरण का क्या अर्थ है। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में 3 प्रकार के प्रवाहों का वर्णन कीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं वैश्वीकरण आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको जरूर से इसे कंप्लीट करके रखना है। पिछला वीडियो जरूर जा करके देखें और पिछले सभी वीडियोस देखें, एक ही नहीं सभी, यानी कि सभी सब्जेक्ट्स के हमने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करा रखे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं वैश्वीकरण के बारे में जानेंगे। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में 3 प्रकार के प्रवाहों का वर्णन करना है। किसी देश की अर्थव्यवस्था विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ जुड़ी होती है ना। तो देश की जो अर्थव्यवस्था होती है विश्व की अन्य सभी अर्थव्यवस्थाओं के साथ जुड़ी होती है ना। तो जिस प्रकार विश्व की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है उसी प्रकार उससे कहीं ना कहीं उसका संबंध होता है ना, देश की और विश्व की अर्थव्यवस्था का संबंध होता है ना। देख सकते हैं पहला प्रवाह व्यापार का होता है, जो मुख्यतः कपड़ों एवं गेहूं के व्यापार तक सीमित था। दूसरा प्रवाह श्रम का है, जिसमें लोग रोजगार की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं ना। लोग गांव से शहर की ओर जाते हैं, एक देश से दूसरे देश जाते हैं रोजगार की तलाश में। तो श्रम का एक दूसरा प्रवाह है, एक व्यापार का है, जिसमें कपड़ों के लिए व्यापार के लिए ही सीमित रहता है। अगला तीसरा प्रवाह जो है पूंजी का होता है, जिससे अल्प या दीर्घ वृद्धि के लिए दूर दराज के इलाकों में निवेश कर दिया जाता है। तो पूंजी की तलाश में यहाँ पे निवेश करते हैं लोग। तो ये रहे आपके यहाँ पे जो थे वैश्वीकरण के अर्थ, यानी कि आर्थिक विनिमय में जो 3 प्रवाह के कारण हैं वो इस प्रकार से यहाँ पे 4 दिए गए हैं, तो आप इन्हें कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, ब्रेटन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है। 1944 में अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशायर के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन में बनी थी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की स्थापना हुई। यहाँ पे देखेंगे ब्रेटन वुड्स समझौते के दौरान है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो ब्रेटन वुड्स समझौते के दौरान यहाँ पे है ना। तो ये याद रखिएगा इसमें है ना। यहाँ पे देख सकते हैं ब्रेटन वुड्स व्यवस्था निश्चित विनिमय दरों पर आधारित होती है, किसी भी प्रकार से पूछा जाए। अगला क्वेश्चन है अफीम युक्त का क्या अर्थ है। अफीम युक्त का क्या अर्थ है। चीन पर अफीम युद्ध के प्रभावों का वर्णन कीजिए। अफीम युद्ध बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पे देखेंगे अफीम युद्ध का अर्थ, जब इंग्लैंड ने चीनियों पर अफीम आयात करने का दबाव डाला तो दोनों देशों के बीच संघर्ष किया गया, जिसको अफीम युद्ध कहा जाता है ना। जब जो इंग्लैंड था उसने चीनियों पर अफीम आयात करने का है ना दबाव डाला, तो दोनों देशों के बीच संघर्ष किया गया, उसे ही अफीम युद्ध कहा जाता है ना। कई सारे जो है खींचातानी उनके बीच हुई होगी। यहाँ पे देख सकते हैं चीनियों का शारीरिक व नैतिक पतन हुआ। चीन के खजाने के रूप में 5 बंदरगाह ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोलने पड़ी। चीन को जो है खजाने के रूप में यहाँ पर 5 बंदरगाह ब्रिटिश व्यापारियों के लिए, इंग्लैंड के व्यापारी जो थे, अफीम के व्यापारी जो थे, उनके लिए यहाँ पे खोलने पड़ी। बिना किसी अवधि के हांगकांग को ब्रिटेन को सौंप दिया गया है ना। हांगकांग जो है चीन ने ब्रिटेन को सौंप दिया। तो इस प्रकार से आपके सभी क्वेश्चन इतिहास के कंप्लीट हो जाते हैं। पिछला वीडियो जाकर के देखिए जिसमें भूगोल के सभी कंप्लीट हो गए थे। तो यहाँ पे आगे हम देखेंगे आपके संघवाद, आपका चैप्टर आना है राजनीति का, इसके बाद अर्थशास्त्र भी है इसी वीडियो में। सभी को कंप्लीट करेंगे अगले वीडियो में। काफ़ी वीडियो लंबा हो चुका है, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।